नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसे कि बात कही जा रही थी कल तक कि अगर पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो हिंदुस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में पाकिस्तान से होगा। और कुछ हद तक मैच जब शुरू हुआ दोनों क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट जल्दी जल्दी निकल गए थे तो कुछ ऐसा सच होता हुआ भी नजर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान की खराब फील्डिंग और ऑस्ट्रेलिया के बाद के बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग की वजह कर यह चीज नहीं हो सकी और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार आसानी से 6 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त देकर अब सेमीफाइनल में जगह बना ली। और अब 26 मार्च को, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसमें हिंदुस्तान की टक्कर अब ऑस्ट्रेलिया से होगी, ये अब तय हो गया है। इस पर हम बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि कल जो क्वार्टर फाइनल मैच हिंदुस्तान और बांग्लादेश का हुआ था उस पर अंपायरिंग को लेकर के काफी सवाल उठते जा रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट के सरबराह जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने ये सवाल कर दिया और उन्होंने तो कहा है कि कम से कम 12 फैसले हमारे खिलाफ गए हैं। हालांकि आईसीसी ने सख्त रद्द-ए-अमल इस पर जाहिर किया और आईसीसी ने कहा है कि आपको आईसीसी के एक बड़े पोस्ट पर रहते हुए आईसीसी के अंपायर्स के बारे में इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए। तो इन दो मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और कुछ मेहमानों से हम फोन लाइन पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम आलमी कप स्पेशल। पाकिस्तान आलमी कप से आखिरकार बाहर हो गया। आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। और हिंदुस्तान के ताल्लुक से एक बात अहम यह है कि अब सेमीफाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा और यह मुकाबला जैसा कि हमने आपको बताया और आप जानते भी हैं कि 26 मार्च को सिडनी में खेला जाएगा। आज इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। पाकिस्तान टीम का कोई भी बैट्समैन बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा। हारिस सोहेल ने सबसे ज्यादा 41 रन अपनी टीम के लिए बनाए और पूरी टीम सिर्फ 213 रनों पर आउट हो गई। जोश हेल्सबूट ने 4 विकेट लिए और मिशेल स्टार्क को ग्लेन मैक्सवेल को 2-2 विकेट मिले। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही, 59 पर उसके 3 विकेट निकल गए थे और कम स्कोर के बावजूद पाकिस्तान ने शुरुआत में अच्छी कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी नाकामी की एक बड़ी वजह खराब फील्डिंग ही रही। वहाब रियाज के गेंद पर शेन वाटसन का कैच काफी नुकसानदेह साबित हुआ। वाटसन और स्मिथ ने अपनी टीम की जीत बाद में तय कर दी। स्मिथ 65 रन बनाकर आउट हुए और वाटसन ने 64 और ग्लेन मैक्सवेल ने 44 रन बनाए। हमारे साथ मोहम्मद इशाउद्दीन भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से बातचीत की शुरुआत करते हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद जिस तरह से जल्दी जल्दी विकेट कम स्कोर बनाने के बाद भी जो जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया था, लेकिन वही एक खराब फील्डिंग और खिलाड़ियों में तालमेल फिर पाकिस्तान को ले डूबा। शबाब साहब, आप कह सकते हैं कि लुटिया डुबोने में जो रोल प्ले किया सबसे अहम वो बैट्समैन थे पाकिस्तान के। और देखिए जिस तरह वहाब रियाज की जो बॉलिंग थी, उस बॉलिंग को आप इस दिहाई की सबसे बेहतरीन स्पिन मान सकते हैं। उस दौरान ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो चुकी थी। उतनी अच्छी बॉलिंग मेरे ख्याल में अभी पिछले 10 सालों में देखी नहीं गई, जो स्पिन उनका था। लेकिन फिर वही रही सही पूरी किए कराए हुए जो पानी फेरा वो हमारी फील्डिंग, पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी उसने फेर दिया। वरना जिस तरह वो बैकफुट पे लेके चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिराने के बाद, अगर पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी होती तो ऑस्ट्रेलिया को उभरना मुश्किल हो जाता। लेकिन जो काम पाकिस्तान के बैट्समैन को करना चाहिए था अपनी इनिंग में, वही काम स्मिथ ने किया ऑस्ट्रेलिया के लिए कि एक आदमी क्रीज पे टिका और वो मैच को इतनी खतरनाक बॉलिंग के बीच निकाल के ले गया। तो सबसे बड़ा फर्क जो था दोनों टीमों में, एक तो फील्डिंग का था और एक बैटिंग का था, जो बहुत नुमाया तौर पर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान की टीम बेशक 4 मैच जीत के आई थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की टक्कर की नहीं थी। ये बात तो पहले भी कही जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की टक्कर की नहीं थी, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा कि कम स्कोर बनाने के बावजूद जिस तरह से शुरू में दबाव बनाया ऑस्ट्रेलिया पर, और अगर कैच पकड़ा लिया जाता वाटसन का तो सूरत हाल कुछ और होती। मोहम्मद इशाउद्दीन, क्या एक छोटे से स्कोर का डिफेंड करने की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा था कि अचानक खराब फील्डिंग के सबब सब कुछ गड़बड़ा गया?
ऐसा है कि जब से नॉकआउट शुरू हुआ है, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है, और दोनों ही टीमें जब भी आपस में खेल रही हैं तो उनको ये लग रहा है कि फूंक फूंक कर कदम उठाया जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया के विकेट शुरू में 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने पाकिस्तानी बॉलिंग इतनी हावी हो जाती है कि वो पूरी की पूरी टीम जो है 213 से पहले आउट कर देते, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी की थी, और अगर कैच, जैसे फरीदी साहब ने कहा कि कैच अगर पकड़ लिया जाता तो शायद मैच का नक्शा कुछ बदल सकता था। ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान की टीम जीत ही जाती है। तो ये जरूरी है कि फील्डिंग और बैटिंग ये सब होना ढंग से होना चाहिए, लेकिन छोटा स्कोर जो है वो कभी कई दफा जो खतरनाक साबित होता है, और पाकिस्तान के लिए इस बार यही हुआ। छोटा स्कोर खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन एक बात मंसूर साहब ने बिल्कुल सही कही कि लुटिया डुबोई आखिरकार बल्लेबाजों नहीं कि इतना स्कोर ऐसा नहीं था कि जो बहुत मुस्तैदी के साथ या बहुत अच्छे तरीके से उसका डिपेंड किया जा सके। और आप बल्लेबाजों जब वही मैं कह रहा हूँ कि जब छोटा स्कोर जो है कई दफा खतरनाक साबित होता है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सका। उसे पाकिस्तान को जिस तरह से 3 विकेट निकाले जीतना चाहिए था, लेकिन वही हमने कहा कि फूक फूक पर टीमें चल रही है। तो अगर मैक्सवेल और वाटसन ने बल्लेबाजी न की होती, बढ़िया बीच में कैच न छूटा होता, तो मैच का नक्शा कुछ और होता, और अंत में क्या फैसला होता, क्या निर्णय होता, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्कोर बहुत मामूली था। वही शबाब साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग से, तो आप देखिए जो सबसे बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान की, सरफराज, जिसके पूरा सब कुछ दारोमदार था कि ये खेलेगा तो यही जितवा देगा। देखिए सरफराज, वही बात कर हम लोग इस पे कर रहे थे कि अप्रोच क्या होता है पाकिस्तानी टीम का। सरफराज उतरे, उन्होंने जो 10-5 रन बनाने के बीच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उन बॉलर्स के सामने 5 कदम आगे निकल के शॉट्स खेलने शुरू कर दिए थे। आप उस वक्त जब आप अपनी इनिंग बिल्ड कर रहे हैं या आप अच्छी ओपनिंग चाह रहे हैं, उस वक्त आप एक बॉलर के अगेंस्ट में खड़े हो गए 4 कदम क्रीज से बाहर जाकर खेलने लग रहे हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती थी। वो ये चीज आप 80 रन बनाने के बाद करते तो अच्छा लगता, लेकिन आपने इतने शुरू में किया और वो स्ट्रोक लगाया और वो आउट हुए। पाकिस्तान का कोई बैट्समैन विकेट पे टिक नहीं रहा, सबसे बड़ी चीज ये है। और जो स्ट्रोक लगाए उन्होंने, और सब के सब वो हवा में खेल रहे हैं, कोई नीचे नहीं खेल रहा है स्ट्रोक। ये सबसे बड़ी चीज थी, जो खतरा था कल, वो आज वो पूरा सामने आ गया। बैट्समैन की बैटिंग, 4 टीम एशिया से पहुंची थी, जिनमें से 3 टीमें बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान तीसरी टीम थी बाहर होने वाली, अब सिर्फ टीम इंडिया बच गई है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का दबाव होगा टीम इंडिया पर? टीम इंडिया को अपने खिताब का दिफा भी करना है, डिफेंडिंग चैंपियन है टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है दूसरा सेमीफाइनल। बिल्कुल डबल प्रेशर है भारत के जी। एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनको अपना डिफेंड करना है खिताब। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं है जिसको कि आप आसानी से झेल लेंगे। पिछले कुछ समय से जो है भारतीय बल्लेबाज जो है उस पीच पर टिक नहीं पा रहे थे, और नहीं हमारे गेंदबाज जो है मेजबान टीम को जो है बढ़िया से आउट कर पा रहे थे। लेकिन जो आंकड़ा है इसमें सिडनी ग्राउंड में जो सेमीफाइनल मैच होगा, उसमें जो है अब तक 14 बार दोनों टीमें आपस में खेली हैं, 12 बार ऑस्ट्रेलिया और 1 बार सिर्फ भारत जीता है 2008 में। तो इस आंकड़ा को जो है मजबूत करने के लिए भारत को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा कि धोनी ने जो टीम को पूरा कंपाइल किया है पूरे पिछले 7 मैचों में, तो इसी लय को, इसी मोमेंटम को इस मैच में भी करना पड़ेगा। ये जरूर है कि उनके ऊपर दबाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत पे दबाव है, ऑस्ट्रेलिया पर भी दबाव है। साहब तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि मोहम्मद इशरउद्दीन बता रहे हैं। हम टीम इंडिया की बात करेंगे ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन फिर हम आते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब की ये मैच दिलचस्प हो सकता था अगर, फिर वही बात कि अगर फील्डिंग अच्छे से की होती, और जो तालमेल की कमी पाकिस्तानी खिलाड़ियों में, खासतौर से बॉलर्स और फील्डर्स में, फील्डिंग की जमावट को लेकर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा सही तरीके से अपने मंसूबे के हिसाब से फील्डिंग नहीं सेट कर पा रहे थे पाकिस्तानी बॉलर। अपने वाब रियाज के बाद कई बेहतरीन उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें मिल नहीं सका। वही शबाब भाई, देखिए बैटिंग की, बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान के पास कोई भी प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी नहीं होता है। वो जो एक बार खेलना शुरू करते हैं उस लय में उसी में चलते चले जाते हैं, चाहे 2 विकेट पहले गिर गए या 3 विकेट उन्होंने पहले गिरा दिए, तो उनका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग कॉमन रहती है। वो हर आदमी इस चीज को फील कर रहा है कि पाकिस्तान की प्लानिंग, तो इसमें क़यादत का जो रोल है, जो इसमें कप्तान है मिसबाह, उसमें उनकी कहीं ना कहीं चूक है। अगर आप डिफेंसिव फील्डिंग लाए खेल रहे हैं तो जाहिर बात है आपको मौका दे रहे हैं बैट्समैन के लिए। तो मेरे ख्याल में कि अगर जहां तक वर्ल्ड कप की बात है, आप देखिए वर्ल्ड कप पाकिस्तान के हाथ में नहीं आ सका, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में 2 हीरे अभी हैं, एक सरफराज और एक
रियाज, जो इनको वर्ल्ड कप की दरियाफ्त आप कह सकते हैं। आप इन दो हीरो को किस तरह तराशिएगा आगे के लिए, ये आपके ऊपर दारोमदार है। लेकिन पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच में रियाज ने इज्जत बचा दी किसी भी तरह से कि कम से कम जलील हो गए, आप शिकस्त नहीं हुई आपको, आप कम से कम एक ऐसी बॉलिंग का मुजाहरा आपने किया है जिसको ऑस्ट्रेलियंस भी बहुत दिन तक याद करेंगे। सही बात है, जिस तरह की गेंदबाजी की बहुत दिनों के बाद इस तरह का स्पेल देखने को मिला है, और जिन लोगों ने भी इस बॉलिंग को देखा है तो पुराने जमाने की याद ताजा हो गई कि किस तरह से जो हिंदुस्तान की जो स्पिन चौकड़ी थी, या कुछ हद तक पाकिस्तान के लिए अब्दुल कादिर और दूसरे तौसीफ अहमद जिस तरह की स्पिन गेंदबाजी करते थे, उसकी याद ताजा की है। मोहम्मद इरशादुद्दीन, एक बात पाकिस्तान के ताल्लुक से यहां पर कही जा रही है कि काफी अरसा हो गया पाकिस्तान न अपनी सरजमीन पर कोई इंटरनेशनल मैच खेल सका है, न अपने शायकीन के सामने खेल सका है, तो इसका कितना असर पाकिस्तान की टीम पर है? आज के मैच में भी इसका काफी तस्करा हुआ है कि पाकिस्तान में तो अब क्रिकेट है नहीं, एक्टिविटी बंद हो गई है इंटरनेशनल लेवल पर। फिर भी पाकिस्तान अगर कुछ मैच जीत लेती है तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है उनके लिए। न केवल अपने जमीन पर मैच नहीं खेलने का पाकिस्तान को जो है भुगतना पड़ रहा है, बल्कि ये भी है कि उनमें किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो उथल पुथल है और उसके साथ साथ खिलाड़ियों की जो उथल पुथल है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जाती है। और आज भी शोएब अख्तर ने काफी कुछ कहा है हिंदुस्तानी टेलीविजन के चैनल के स्टूडियो में बैठ करके। पहले भी उन्होंने कहा था, और जिस तरह से उन्होंने मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर पर तंज किया है, और शाहिद अफरीदी और मिसबाह उल हक क्रिकेट छोड़ चुके हैं, ये सबको मालूम है, नाजरीन को भी मालूम होगा। तो इस तरह की बातें भी स्टूडियो से बैठ के जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स साबिक क्रिकेटर कर रहे हैं, क्या इरशादुद्दीन इसका असर कुछ टीम पर भी पड़ा है? देखिए, जब टीम खराब खेलती है तो जाहिर सी बात है कि मतलब कोई भी जो है उसकी आलोचना करना शुरू कर देता है। जब देखिए हिंदुस्तान की टीम जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, टेस्ट मैच में खराब खेली और ट्रायंगुलर में खराब गई, तो हमारे जो आज जो अपने देश में जो टेलीविजन चैनल में बैठ के एक्सपर्ट कमेंट कर रहे हैं कि भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही है, वही उस समय गाली दे रहे थे एक तरह से, मतलब गाली का मतलब आलोचना कर रहे थे हमारे खिलाड़ियों को। लेकिन आज वही पाकिस्तान के साथ वही हाल हो रहा है। जी, मंसूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में शाह भाई, ये जो भी तनकीद हो रही है, चाहे शोएब अख्तर की तरफ से हो या पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, इसका एक बहुत बड़ा मौका जो है खुद टीम मैनेजमेंट ने दिया है। देखिए, सरफराज उस वक्त सामने आए जब इनकी टीम 3 मैच हार चुकी थी, अब वो लगा था जिसको इन्होंने मुसलसल नजरअंदाज किया, और वकार यूनिस ने ये कहा कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये ओपनिंग करते हैं। अब जब ये रियाज साहब पाकिस्तान का चैप्टर जो है यहाँ पर क्लोज करते हैं, ऐसे भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज हो ही चुका है। अब ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस क्वार्टर फाइनल की बात करेंगे जो कि दूसरा क्वार्टर फाइनल था बांग्लादेश और हिंदुस्तान का, और जिसके बाद अंपायरिंग को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने तो इल्जाम लगाया है कि हमारे खिलाफ 12 गलत फैसले दिए गए, और पाकिस्तानी अंपायर अलीमदार पर सारा दारोमदार रखा गया है कि उन्होंने, चूंकि बीसीसीआई बहुत रिच है और बीसीसीआई का ही जो सरबराह है इस वक्त आईसीसी में है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल नहीं कहा जाए, काउंसिल नहीं कहा जाए, बल्कि अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में? रोहित शर्मा के विकेट से लेकर के सारे कंट्रोवर्सी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही, हम उनका बाइट भी सुनाएंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद लौट के हम आपको दिखाते हैं। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी कप पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। अब ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं एक और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और क्रिकेट के मशहूर स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इरशादुद्दीन। आईसीसी के सदर मुस्तफा कमाल ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जुमरात को खेले गए आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गलत फैसले देने की वजह से हिंदुस्तान मैच जीता है। उन्होंने कहा है कि मैच में अंपायरिंग का मेयार बहुत ही नाकिस था।
उनके मुताबिक 12 ऐसे फैसले थे जो बांग्लादेश के खिलाफ दिए गए। बांग्लादेश के मुस्तफा कमाल ने कहा है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत आईसीसी के सीईओ से की है और जल्द ही आईसीसी के चेयरमैन श्रीनिवासन से भी वो इसकी शिकायत करेंगे। मुस्तफा कमाल ने तो यहां तक कह दिया है कि आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम नहीं बल्कि इसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल रख देना चाहिए और ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही बन गया है। और इस पूरे मामले पर बीसीसीआई की तरफ से रिएक्शन आया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने पूरे इशू पर क्या कहा, ये सुनते हैं। उन्होंने कई मुद्दे उठाए और ये हर किसी का अधिकार है, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सही प्लेटफॉर्म पर वो बात करे। वो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, काश यही सब बातें उन्होंने आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर कही होती तो ज्यादा उचित होता। कल बांग्लादेश की 100 से ज्यादा रनों से हार हुई है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मैच था और जिसका खेद और दुख उन्हें हो सकता है। भारत जीता है, अपने बल पर जीता है और भारत सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईसीसी के प्रेसिडेंट का यह बयान काफी इस वक्त चर्चा में है। उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया है और 12 फैसले के बारे में कहा है। एक फैसला रोहित शर्मा के बारे में कल भी जिक्र हो रहा था। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, हम इशाउद्दीन से भी बात करेंगे। क्रिकेट में जो खास तौर से जो रूल है कि अगर ऑफसाइड ऑफ स्टंप बॉल अगर टप्पा खाती है और उसके बाद अगर स्टंप की तरफ आती है तो उसमें आउट नहीं दिया जाएगा, जहां तक एलबीडब्ल्यू की बात है। और इसी तरह कुछ मामला रोहित शर्मा के साथ हुआ था, लेकिन इस मामले ने अब बहुत आगे बड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और 12 डिसीजन कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ हुए। 100 से ज्यादा रनों से टीम हारी है। शबाब साहब, मेरे ख्याल में बहुत ही जज्बाती रिएक्शन है एक हार के बाद। मेरे ख्याल में और बांग्लादेश को बहुत ही मतलब फरागदिली के साथ इसको कबूल करना चाहिए था कि वो मैच हार गए। देखिए, इस तरह की गलतियां होती हैं और पहले भी होती रही हैं अगर वो गलती हुई थी तो। बस मसला ये है कि अंपायरिंग आज इसलिए मुश्किल हो गई है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपके उनका प्रेशर हम उनको जज कर लेते हैं आसानी से कि ये बॉल अंदर जा रही थी, ये बॉल बाहर आ रही थी। मतलब उस वक्त अंपायर फैसला कर रहा है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं बैठ के कैमरे के सामने या टीवी के सामने। तो मेरे ख्याल में जो और दूसरी बात ये बांग्लादेश ने इस तरह इशू बनाया है कि एक तरह से इलाकाई जो पॉलिटिक्स है मेरे ख्याल में आईसीसी की भी उसका कई बहुत बड़ा रोल लग रहा है इसमें, क्योंकि एक तरह जैसे वो रुझान था पूरा बांग्लादेश में इसके मामले के अगेंस्ट उसको भुनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। साफ सी बात है। इशाउद्दीन, आज शोएब अख्तर से भी ये सवाल पूछा गया तो शोएब अख्तर ने कहा कि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी लाख ज्यादा आ जाए, ह्यूमन एरर हो सकता है। और उन्होंने उसी मैच में जिक्र किया कि मैंने देखा था कि तमीम इकबाल का भी स्निक हुआ था लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो उनके खिलाफ भी गया है, टीम इंडिया के भी खिलाफ गया है। तो इस तरह की बात जिस तरह से अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने एतराज था भी तो उन्हें जो कि आईसीसी के फोरम पर इस तरह की बात उठानी चाहिए थी, मीडिया में इस तरह की बात कह करके जाहिर सी बात है। और आईसीसी के दूसरे ओहदेदारान ने भी काफी कुछ सख्त अल्फाज में उनकी तनकीद की है। तो किस तरह से एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है इंडिया और बांग्लादेश के मैच को लेकर के? देखिए, अंपायर के फैसले पर एतराज तो खिलाड़ी और बोर्ड भी करता रहा है, लेकिन जिस तरह से आईसीसी के चेयरमैन होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने किया, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये चीज ऐसे है जो कि आईसीसी की मीटिंग में उठनी चाहिए, जैसे कि अनुराग ठाकुर ने कहा। पहली बात। दूसरी बात, अगर बांग्लादेश को लगता है कि अंपायर की तरफ से कोई गलती हुई है या अंपायर ने जानबूझकर इस तरह कुछ किया है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है नजमुल हसन, उनकी ओर से यह बयान आना चाहिए या बोर्ड के और जो दूसरे ओहदेकार है उनकी ओर से बयान आना चाहिए, तब ये बात समझ में आती। लेकिन आईसीसी के चीफ होकर आईसीसी में रहकर आईसीसी के पैनल अंपायर के खिलाफ इस तरह का बयान, ये तो लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार इस तरह हुआ। इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। अगर बांग्लादेश बोर्ड करता है, वहां तो उसके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट करते हैं तो दूसरी बात समझ में आती है। लेकिन आईसीसी के प्रेसिडेंट करे तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा उदाहरण हो जाएगा कि जो आगे आने वाले दिनों में फिर छोटा सा कोई देश जो है उनके खिलाफ कुछ जाएगा या कोई ऑस्ट्रेलिया जैसा मजबूत देश भी इस तरह की बातें उठा सकता है। तो ये सही नहीं है। और बहुत ही मुनज्जम तरीके से मैच के फौरन बाद ही सब कुछ शुरू हो गया था। अब फरीदी साहब, आपने देखा होगा कि मैच जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद वहां के जो तलबा थे वो सब सड़क पर नजर आए, उन्होंने नारे लगा रखे थे और अलीम दार के पुतला तक जलाया गया था ढाका में और पूरे बांग्लादेश में। तो इस तरह की कोशिश कल ही से हो गई थी और ये पहली मर्तबा ऐसा देखा गया था कि अंपायर का पुतला जलाया गया हो कहीं, मतलब खासतौर से वर्ल्ड कप के मैच के बाद। शबाब साहब, सबसे अहम चीज है कि बर्रसगीर की जो सूरत हाल है उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब देखिए, बांग्लादेश जो इतराज कर रहा है उससे हिंदुस्तान की जीत छोटी नहीं हो रही,
उससे आईसीसी के ऊपर कोई धब्बा नहीं लग रहा, उससे खुद बांग्लादेश का जो अपना कद है वो छोटा हो रहा है। आप अभी एक बड़े मैच को हारने के बाद एक छोटे इल्जाम मत लगाइए आप इसके ऊपर। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतराज ना आके सबसे पहले आईसीसी के जो चीफ है बांग्लादेश के वो इतराज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बांग्लादेशी क्रिकेट की कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स जरूर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह क्रिकेट सपोर्टर्स की जो उन्होंने जज्बात को बढ़ाने की कोशिश की है, ये मेरे ख्याल में पूरा का पूरा बांग्लादेशी क्रिकेट का कोई ना कोई सियासत का खेल है इसमें, वरना इस इशू को। और अगर बात रोहित शर्मा की भी है फजल साहब, तो ये तो बहुत शुरू से ये बात क्रिकेट में लागू है कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा बैट्समैन को मिलता रहा है शुरू से। जिस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस वक्त और ज्यादा गलतियां हुआ करती थी अंपायर से, चूंकि मैनुअल अंपायरिंग होती थी उस वक्त। और अभी भी ये कहा जाता है कि अगर किसी को कुछ समझ में ना आए, रोहित शर्मा के मामले में ऐसा हुआ, तो क्रिकेट का ये रूल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलना चाहिए। और अगर बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मिल गया रोहित शर्मा को, तो इसमें नाराजगी की क्या वजह है? क्योंकि शोएब अख्तर ने कह दिया कि तमीम इकबाल भी कॉट बिहाइंड थे, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया। कि दोनों तरफ से मामला हो गया है। इतना हंगामा करना मोहम्मद इशाउद्दीन, इस तरह से आप आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं और इस तरह से खुले मीडिया फोरम पर इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद, जैसा कि इशारा कर रहे हैं मंसूरुद्दीन फरीदी साहब की, एशियन क्रिकेट बोर्ड की ये एक नई पॉलिटिक्स सामने आई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला है? नहीं, ये सवाल उनसे ये पूछा जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी उनसे पूछेगा। ये अलग बात है कि वो आईसीसी के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनसे पूछा जाएगा कि भाई बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल पहुंचने के बाद हार क्यों गया। तो इससे बचने के लिए एक नया शगुफा इन लोगों ने छोड़ा है। खिलाड़ी, टीम मैनेजमेंट हो या फिर जो आईसीसी के मुस्तफा कमाल साहब है, प्रेसिडेंट साहब, इन लोगों ने ये सोचा होगा, इनके दिमाग में ये बात हुई कि कौन ऐसा मुद्दा उठा जाए जो पूरा देश जो है हमारे खिलाड़ियों के साथ आ जाए, खिलाड़ियों का विरोध ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब टीम हार जाती है नॉकआउट में या किसी बड़े पोजीशन में पहुंचने के बाद जब हार जाती है, तो देश में बड़ा दूसरा रूप ले लेता है। तो इससे बचने के लिए ये एक अंपायरिंग का एक बहाना। और इंडियन सब कॉन्टिन्यूटी तो काफी देखा जाता है, क्योंकि हार का टीम आती है वो भी बड़े मुकाबलों में, तो जूते चप्पल के हार तक से इस्तकबाल हो चुका है। कई मरतबा हम लोग ने एयरपोर्ट पर देखा है। तो ये खतरा बांग्लादेश को था। बांग्लादेश पहली बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट में पहुंचा था और इसे इस बात का खतरा था कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल ये है कि आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं मुस्तफा कमाल ने इस तरह का बयान देकर के एक नई कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। वक्त की कमी है, हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि दो बातें जो खास रही, एक तो ये कि आईसीसी वर्ल्ड कप में अब हिंदुस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में 26 मार्च को सिडनी में पाकिस्तान के साथ होना है, क्योंकि माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है। पाकिस्तान की टीम मुकाबले से बाहर हो गई है। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक हम दूसरे सेगमेंट में बात कर रहे थे कि जिस तरह से मुस्तफा कमाल जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बयान दिया है, उससे ये समझा जा सकता है कि एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम मोहम्मद इशाउद्दीन से यह जानना चाहेंगे, मुख्तसर में हम जानना चाहेंगे मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से, कि इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, अंपायर पर कितना प्रेशर आ गया जबकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ी। यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अंपायर पर प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। देखिए, ये आईसीसी ने पहले ही बना चुका है नियम इस बारे में कि अंपायर्स और मैच रेफरी को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिले। और कई तरह की बातें सामने, जैसे खिलाड़ी जो है कई दफा अंपायर्स पर गुस्सा कर देते हैं, कप्तान गुस्सा कर देते हैं। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए खिलाड़ियों को जुर्माना लगाने का सिलसिला काफी पहले से है और आचार संहिता भी बनाया हुआ है आईसीसी ने। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर कोई खुलेआम और आईसीसी का प्रेसिडेंट इस तरह की बातें करे तो अल्लाह ही बचाए क्रिकेट को। सही बात है कि आईसीसी का प्रेसिडेंट इस तरह की बात करे। पहला मौका क्रिकेट की तारीख में वर्ल्ड कप में जहां बहुत सारे रिकॉर्ड बने, वहीं एक रिकॉर्ड ये भी बना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशाउद्दीन हमारे साथ बात करने के लिए। और प्रोग्राम खत्म करने से पहले मुख्तसर में हम फरीदी साहब से भी जानना चाहेंगे कि क्या इसे कहा जाए कि एक स्याह एक बाब जुड़ा है इनके साहब, हम अंपायर्स को इतना बांध नहीं दे आखिर में कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले हिचकिचाने लगे वो, क्योंकि हर फैसले को जिस तरह हम जज कर रहे हैं, उनकी नीयत के ऊपर शक कर रहे हैं, वो एक चीज जो है बहुत किलिंग है इसमें। तो हम एक दौर ऐसा था कि आप 100% उनके पर डिपेंड करते थे, आज आप 80% मशीनों पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको इतना ज्यादा बांध देंगे अगर अंपायर्स को, तो ये नाइंसाफी है। उसके बाद वो कोई भी फैसला लेने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का उन्होंने बेहुदा बयान दिया
क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि आईसीसी खुद उन्हें शो कॉज दे दे, मुझे इस बात का डर लग रहा है। बिल्कुल हो सकता है। आगे के होता है क्या, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होने वाला है। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। और नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का सेमीफाइनल मैच होने वाला है 26 मार्च को सिडनी क्रिकेट के ग्राउंड पर। पूरी दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ आप इस मैच को देखिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस प्रोग्राम को और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।